हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। चलो, वेरी गुड। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे 3 नई बातें। नंबर 1, आज का टॉपिक है क्लास 12th और जेई नीट के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, के और ई नॉट सेल में रिलेशन। दूसरी बात करोगे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट और ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशन, मतलब डेल्टा जी का रिलेशन ई सेल के साथ और डेल्टा जी नॉट का रिलेशन ई नॉट सेल के साथ, मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल हो या फिर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हो, इसके बीच में रिलेशन डेल्टा जी फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ सेल के बीच में रिलेशन। तीसरा, जब ये दोनों सीख जाओगे तो फिर फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन, और इस रिलेशन पर न्यूमेरिकल्स आता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो। दोनों के लिए, बोर्ड के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ये, मतलब नस्ट इक्वेशन के बाद हम लोग लास्ट क्लास में नस्ट इक्वेशन पढ़े थे, याद होगा। ईएमएफ ऑफ सेल के लिए ई सेल इक्वल टू पढ़ा था ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब क्यू। ओके, उसके बाद की बात बता रहा हूं जो उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तब ये जानेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट आता है। अब यहाँ सेल में कैसे आएगा, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा, कैसे होगा, पहले वो चीजों, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल लर्न व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, चूंकि कोरिलेट करेंगे हम लोग किससे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन और एनोडिक सॉल्यूशन, उसी के बेसिस पर सीखेंगे। मतलब सबसे पहले ये जानो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के, ये क्या होता है किसी सेल में। मान लेते हैं हम लोग डेनियल सेल, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड। let us consider, ठीक है, डेनियल सेल represented as सेल पता होगा सबको, जिंक सॉलिड, जिंक आयन, एक्वस सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 आयन एक्वस और कॉपर सॉलिड। याद होगा गैल्वेनिक सेल में एक एग्जांपल है ये डेनियल सेल, यू नो, एनोड और ये क्या होगा, कैथोड। इसका सेल रिएक्शन मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या मतलब है, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तब हम उसको कोरिलेट करेंगे किसके साथ, फ्री एनर्जी के साथ। ठीक है, यहां जानो, हो गया। इसके लिए सेल रिएक्शन क्या होगा, सेल रिएक्शन होगा, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन में, ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन एक्वस में, समझते चले, ठीक है। और कॉपर 2 आयन, कॉपर 2 एक्वस आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया, सेल रिएक्शन लिख दिया, हो गया। अब आप बताओ, जब ये सेल ऑपरेट होगा, जैसे सर्किट क्लोज होगा तो आपका तो करंट मिलना शुरू हो जाता है। क्यों, तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है और कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रिक जो करंट है उसका फ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें ये जानो कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो एनोडिक कंपार्टमेंट में जिंक आयन की जो सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन है, वो क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। किसके कारण, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेज। मैं केवल एक्सप्लेन कर देता हूं। और कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो कॉपर आयन है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू होगा विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम, ये होगा विथ प्रोग्रेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये बात होगी, प्रोग्रेस ऑफ टाइम।
और चूंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है एनोड से कैथोड की तरफ, आपको करंट भी मिलेगा। वोल्ट मीटर लगा दो, जिसकी जो मैक्सिमम आप देखते हो वोल्ट कितना होता है, ई सेल ई नॉट सेल कितना होता है 1.1 वोल्ट पड़ा होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इस जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, राइट। और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, घटती जाएगी घटती जाएगी। एक मोमेंट आएगा न जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रुक जाएगा बढ़ना, और न कॉपर आयन की कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना बंद हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन लगभग क्या होगा, बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। यानी जो आपको करंट मिलता है वो ई सेल कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, जीरो। इसी मोमेंट को हम लोग कहते हैं कौन सा चीज, इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होता है तो वहां हम लोग कहते हैं कि एट, मैं इसको एक्सप्लेन वर्ड में नहीं बताया, सीधा बता दिया, एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से जान लो। विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम जैसे सेल ऑपरेट होता है तो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा, सॉरी डिक्रीज होने लगेगा। क्यों, तो इस आयन का रिडक्शन हो रहा है। और एनोडिक कंपार्टमेंट में जिंक आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते ये जो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है और ये क्या होता है, मिनिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बंद हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद होगा तो आपको करंट मिलना भी बंद हो जाएगा, यानी कि ई सेल क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ रिजल्ट लिख रहा हूं, एट व्हाट, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। आप ये जानेंगे पहली बात कि ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल कितना होगा, जीरो, करंट मिलना बंद हो जाएगा। और दूसरी बात जो आप लिखते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दूसरी बात सेकंड पॉइंट ये होगा कि जिंक आयन की जो कंसंट्रेशन है, अरे ऑक्सीडाइज्ड स्पेसीज अपॉन रिड्यूस्ड स्पेसीज, इसकी जो कंसंट्रेशन आप लिखो, नस्ट इक्वेशन में जो लिखते हो जिसको आप क्यू कहते हैं, रिएक्शन कोटिएंट, इसको हम लोग क्या कह देंगे, के। रेशियो ऑफ जिंक आयन कंसंट्रेशन एंड कॉपर आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, के। दिस इज द फैक्ट। मतलब ये कब होगा, तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इस पॉइंट को याद रखना, इससे कई ऑब्जेक्टिव बना के पूछे जाएंगे। अब हम लोग इसी बात को यूज कर लें किसमें, ईएमएफ ऑफ सेल, नस्ट इक्वेशन में तो आपको रिलेशन मिल जाएगा, है ना। यहां देखो, अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, या तो आप पूरा लिखो तो 0.059 अपॉन एन लॉग, या पूरा लिख के चलते, बाद में फिर एक्सप्लेन कर देंगे। एक मिनट, ये डायरेक्ट रिजल्ट मत लिखो, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखें, वो कई बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए पूरा फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। कितना होगा, 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट आयन कंसंट्रेशन, जिंक आयन कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन। देखो यही पढ़ा था नस्ट इक्वेशन में, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब जब हम लोग आ जाएंगे कहां पर, इक्विलिब्रियम स्टेट पर, एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पर आके ई सेल की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यानी 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। अब n हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। हालांकि इस डैनियल सेल में n की वैल्यू कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। बैलेंस रिएक्शन में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहां लिखेंगे लॉग, अब इस दोनों के रेशियो को अभी जस्ट बताया था, इसको हम क्या कर देंगे, के। देख लो हो गया। सो ई नॉट सेल इक्वल टू, साइड चेंज करें, ये कितना होगा, 2.303 RT अपॉन NF लॉग के। ये एक मेन रिजल्ट आया। अब इसी को फिर इलेबोरेट करेंगे दूसरे फॉर्म में, देख लो। हालांकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कई बच्चे फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि लर्निंग से बेटर होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग भी कम, जैसे लर्निंग भी जरूरी है, लेकिन जब बात कुछ समझ में नहीं आए तो लर्न कर लो, फिर अपने आप समझ में आने लगता है। लेकिन इसे समझना आसान है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा जरूरी है।
नोट कर लिया हुआ सबने? ओके, चलो अब इसी बात को मैं आगे बढ़ा कर दिखा रहा हूं। किसको? इसी पॉइंट को आगे बढ़ा कर लेके चलते हैं। हमारे पास यहां तक रिजल्ट आ चुका है, ये रिजल्ट मैं रहने देता हूं, ठीक है, बाद में इसको इरेज करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब न्यूमेरिकल, जितने भी थ्योरी पढ़ते हो सब पर न्यूमेरिकल ही आते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर नीट जेई का एग्जाम हो। यहां चलो, अब हम लोग इसको सॉल्व करें। एट T इक्वल टू 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। इसी पर नॉर्मली प्रॉब्लम भी आता है, इसी टेम्परेचर पर। अब आर गैस कांस्टेंट है 8.314, है ना, और फैराडे कांस्टेंट F वो कितना होता है 96,000, ऐसे हम लोग रफली मान लेते तो 500 कर लेते, 96,500 कूलम। ओके, तो यहां लिख लें एट टेम्प इतना लेके चलोगे तो E नॉट सेल इक्वल टू, इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 0.059, 1 भी लिख लो अपॉन n, और ये हो गया कौन सा चीज? के, लॉग के। इसलिए लॉग के की वैल्यू लिखेंगे। ये न्यूमेरिकल के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो। क्यों? तो जब भी प्रॉब्लम आएगा तो केवल 25 डिग्री सी पर ही आता है। मान लो टेम्परेचर बदल दिया, जेई एडवांस में आ जाता है, तो वहां आपको पूरी कैलकुलेशन करनी होगी। आर की वैल्यू 8.314 जूल क्या कहते हैं केल्विन पर मोल, और फैराडे कांस्टेंट एफ की वैल्यू 96,485-87 लेके चलते हैं, लेकिन उसको हम रफली राउंड कर देते हैं तो 96,500 कूलम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू तब आया जब हमने आर की वैल्यू लिखा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू अप्रॉक्स लेके चलता हूं 96,500 कूलम, ठीक है। और टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर था अभी लिया था 298 केल्विन। इस सबको सॉल्व करते तब ये वैल्यू आता है। ये बात हमने नेक्स्ट इक्वेशन में बताया था। तो रिजल्ट आ गया। अब हमें के निकालनी है, तो यहां देखो, और लॉग के इक्वल टू n इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अब इसलिए जब k निकालोगे इसको सॉल्व कर ले पूरा को, और इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। इक्वल टू, अभी एग्जांपल दूंगा, एंटी लॉग किसका? n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगा के। और ई नॉट सेल निकालने तो डायरेक्ट इससे निकाल देंगे। ई नॉट सेल निकालने का और तरीका था, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, वहां से भी आप कर सकते हो। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको। ओके, दूसरा चीज चलता हूं कि फ्री एनर्जी क्या होता है। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा जी, या फिर इसी को स्टैंडर्ड स्टेट में लेके चलेंगे डेल्टा जी नॉट। ये होता है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, याद रखना, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू, कहते हैं हम लोग सेल पोटेंशियल, हम इलेक्ट्रोड का भी निकालेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनटू टोटल चार्ज पास्ट, ठीक है। इतनी बात आपको थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा। तो यहां लिखता हूं फ्री एनर्जी चेंज इन एनी सिस्टम, यहां हमारा सिस्टम सेल है तो मैं सेल की बात करता हूं, ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर इलेक्ट्रोड के लिए भी लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रोड, दोनों के लिए बात करेंगे। और इसी को हम सिस्टम भी बता सकते हैं। फ्री एनर्जी चेंज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज पास्ट, उस सेल में आप या इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कितना चार्ज पास किया है, इनटू सेल पोटेंशियल ईएमएफ, ई सेल, या फिर ई सेल नहीं लेंगे
इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो ई इलेक्ट्रोड, ये होता है फॉर्मूला। और चूंकि फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, वर्क गेन होता है, तो आप क्या करो, डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज पास कितना होगा, एन एफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू व्हाट, फैराडे कांस्टेंट, तो एन एफ, और ई सेल लिखेंगे, ई सेल, और डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई इलेक्ट्रोड। मैं इलेक्ट्रोड की बात करूंगा, इस पर प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट आता है, बताऊंगा, ठीक है। तो ये है किसी सेल का फ्री एनर्जी चेंज, यहां देखो फ्री एनर्जी चेंज, इससे निकल जाएगा, ठीक है जी। या फिर और जानो, इसी से कोरिलेट करेंगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ। अब ये जो ईएमएफ है वो भी क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, एन एफ ई नॉट सेल, और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई इलेक्ट्रोड। देख लो, तो ये चार फॉर्मूला आप याद रखना, ये दोनों इलेक्ट्रोड के लिए, ये दोनों क्या है, सेल के लिए। दिस इज ईएमएफ ऑफ सेल एंड दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। रिजल्ट आ गया। अब हमने ये सीखना है कि इस फ्री एनर्जी को किसके साथ कोरिलेट करना है, किसके साथ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कोरिलेट करना है, बने, इतनी बात सबको समझ में आ गया। अब चलो, मैक्सिमम वर्क हमेशा क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, याद रखना, रिवर्सिबल प्रोसेस में ही लेके चलते हैं हम लोग। इस सब को हटा देते हैं, हटा दिया, देखो, तो इससे तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे फॉर्मूला। ई नॉट सेल दिया रहेगा तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज आ जाएगा, ई सेल रहेगा तब भी ये आ जाएगा, या वाइस वर्सा समझो कि डेल्टा जी दिया हुआ, ई सेल निकाल सकते हो, डेल्टा जी नॉट है, ई नॉट सेल निकाल सकते हो, डेल्टा जी है इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ सकता है, फ्री स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है तो इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकल सकता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग तीसरी बात देख रहे हैं, रिलेशन। थर्ड पॉइंट हमारा सी में था ना, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के और डेल्टा जी नॉट के बीच में रिलेशन जानो, के और डेल्टा जी। कई बार न्यूमेरिकल ऐसा भी आता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देता, कहता कि आप निकालो ये, तो इसी दोनों इक्वेशन को हम लोग कोरिलेट कर लेंगे। यहां चलो, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, याद रखना ई के साथ कभी रिलेशन नहीं होगा, के की रिलेशन ई के साथ नहीं होता। ई सेल क्या होता है, जीरो। इक्वेस्टेट पर आके सेल इलेक्ट्रोड का जो क्या कहते हैं, सेल का ईएमएफ वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। तो आप हमेशा कोरिलेट करेंगे ई नॉट सेल, तो यहाँ डेल्टा जी नॉट लिया। देखो कैसे करेंगे, सिंस वी नो दैट, अभी इससे पहले पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था, याद रखना, ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF, याद है, लॉग के, यही पढ़ा था। एंड यहां चलो, एंड डेल्टा जी नॉट, यहां है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। अब ये जो वैल्यू है ई नॉट सेल का एक्सप्रेशन, ये वैल्यू इसमें आप पुट कर दे तो क्या मिलेगा बताओ, और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF होगा, और ई सेल की जगह क्या लिखोगे, ये पॉइंट लिख लो, 2.303 RT अपॉन NF लॉग के। देखें ध्यान से, देखो यहां से ये वैल्यू ई नॉट सेल की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लेस कर दिया। अब हमारे पास NF क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, जो टोटल चार्ज पास किया था वो तो कैंसिल हो जाएगा ना। तब आप देखें क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये NF और NF कैंसिल आउट, तो यानी डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस, याद रखना
2.303 RT log K। अब आप देखिए कितना सिंपल रिलेशन है। जब आप डेल्टा जी और E के बीच में रिलेशन पढ़ लिया, K और E के बीच में रिलेशन पढ़ लिया, दोनों कंबाइन कर दिया, ये आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। अब K की वैल्यू दिया रहेगा तो डेल्टा जी नॉट आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू रहेगा तो K की वैल्यू आ जाएगा। आई थिंक इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। यस नो, वेरी गुड, ठीक है, ऐसे आप रिस्पॉन्ड करते रहे। अब हम लोग इसी तीन जो बात पढ़े उस पर कुछ एक दो न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। मैं नस्ट इक्वेशन का रिवीजन भी हो जाएगा, न्यूमेरिकल ड्यू था तो वो भी हो जाएगा, दोनों चीज हो जाएगा। तब मैं कुछ इस पर एग्जाम्पल्स के तौर पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ठीक है। वो प्रॉब्लम है इसी पर, डेल्टा जी नॉट, ई नॉट, है ना, एंड सो ऑन। तो मैंने लिख के लाया, हमने कई बार का भी, हमारे पास तो वो क्या कहते हैं, ये स्मार्ट बोर्ड है नहीं, जल्दी हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे उस पर फटाफट। थोड़ा उसमें प्रोग्रेस जरूर होता है, क्वालिटी थोड़ी अच्छी लगती है। कंटेंट तो खैर जैसे यहाँ दे रहा हूँ वैसे ही कंटेंट उसमें भी रहेगा, कंटेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इन्हीं बातों पर, ठीक है। नंबर 1 पहला है द स्टैंडर्ड EMF, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ डैनियल सेल। जिस सेल के भी हम लोग डिस्कशन किए थे, डैनियल सेल। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। अब आपसे पूछा गया कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी लिख लो, गिव्स फ्री एनर्जी, है ना, फॉर द सेल। इस सेल को मैं लिख भी दे रहा हूं, लिखा हुआ प्रॉब्लम में। सेल है जिंक सॉलिड, जिंक आयन, एक्वस, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर आयन, एक्वस और कॉपर सॉलिड बना हुआ है, देख लो। अब इसके लिए हमें निकालना है, तो सबसे पहले आप ये पता करो इस सेल में N की वैल्यू कितनी है। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, या सेल रिएक्शन जो आप लिखेंगे, यहां लिख देता हूं फिर से कि जिंक सॉलिड, ये बस इसका पूछा गया, ठीक है। और आप कैलकुलेट करना है हमें कौन सा चीज, फ्री एनर्जी। और स्टैंडर्ड क्या कहते हैं EMF दे रखा है, E नॉट सेल की वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो जिंक सॉलिड जिंक आयन में जा रहा है। जो बच्चा पिछली क्लास को ठीक से नहीं पढ़ा उसके लिए लिख रहा हूं, aqueous by losing 2 electrons, and copper 2 ion aqueous gains 2 electron and convert into copper solid, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल होगा, नेट रिएक्शन हो जाएगा। लिखा था अभी जिंक सॉलिड कॉपर 2 ion aqueous, ओके, गिव्स जिंक 2 ion aqueous प्लस कॉपर सॉलिड, यही रिएक्शन है। लेकिन इस रिएक्शन में N की वैल्यू कितनी है, 2। देख लो N की वैल्यू बताने के लिए मैंने एक बार फिर से इक्वेशन लिख दिया। तो लिखेंगे कि सिंस डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF/E0 सेल, ये फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। अब बताओ N की वैल्यू कितना है, 2। फैराडे कांस्टेंट की जो एक्चुअल वैल्यू लेके चलोगे तो 96,487 आता है, ठीक है, कूलम। और E नॉट सेल कितना है, 1.1, ठीक है। अब इसकी यूनिट कौन सा है, फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, कूलम। और E नॉट सेल क्या होता है, वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट क्या मिलेगा, जूल। अब इस सबको आप जब करेंगे मल्टीप्लाई तो आता है इसकी वैल्यू -21227, ठीक है, जूल पर मोल, ओके। अब इसको जब फाइनल करो, इतना लंबा नहीं, किलो जूल कर लेते हैं, तो -21.227 किलो जूल पर मोल। देखो कितना सिंपल है। बस आपके लिए केवल N की वैल्यू जो बच्चा निकाल लेगा वो सारे प्रॉब्लम कर लेगा इससे। अब आप देखना, और मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी दे रहा हूं। फिर दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूं,
कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकेंड, आज का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड एक एक प्रॉब्लम बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको वो थियरी ठीक से समझ में आ जाए और उस थियरी को न्यूमेरिकल के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। कैलकुलेट, नोट किया, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन लिखा हुआ है, ऑफ द सेल रिएक्शन कॉपर सॉलिड सिल्वर आयन एक्वस गिव्स कॉपर 2 आयन एक्वस और सिल्वर सॉलिड। बैलेंस कर लेते हैं, चार्ज देखो अनइक्वल है तो या 2 से मल्टीप्लाई कर लें या 2 से कर दें, बिकॉज कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सिल्वर को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, ठीक है। और इस सेल का दिया हुआ है गिवन ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कितना दे रखा है, ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखा है 0.46 वोल्ट। आप नहीं दिया है तो कैलकुलेट भी कर लोगे। कॉपर इलेक्ट्रोड का एसआरपी रहेगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड का एसआरपी होगा, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड का एसआरपी कितना होता है 0.80। अब कॉपर इलेक्ट्रोड कितना होता है 0.34 वोल्ट, दोनों पॉजिटिव में होता है, तो कैथोड में से एनोड को माइनस कर लो, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये भी साथ में दे रहा हूं, यहां तो हमने दे रखा है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो यहां चलो, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू निकालना है, ओके। तो आपने पढ़ा था कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो ई नॉट सेल याद रखना, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितना है 2, बैठाते जा रहा हूं वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है 2, देखो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ओके। नोट किया, लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो फॉर्मूला पढ़ा था 0.0591 अपॉन एन लॉग के, तो वहां एन की वैल्यू रख दिया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर आगे 0.46 ई नॉट की वैल्यू है 46 इक्वल टू 0.059 है ना वोल्ट, और ये भी वोल्ट में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चलो यूनिट लेके चलते, ये भी वोल्ट है, ये भी वोल्ट में दिया हुआ, डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 2 लॉग के। अब हमें लॉग के की वैल्यू निकालना है, तो लॉग के इक्वल टू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.46 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.059 वोल्ट। अब ये वोल्ट कैंसिल होगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होगी यहाँ। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन करके आता है इसका वैल्यू 15.6 आ गया। इसलिए के की वैल्यू निकालोगे तो एंटी लॉग, हाँ यहाँ जरूरत पड़ेगी, हालांकि जेई में या बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के प्रॉब्लम अधिकतर जेई में आता है और बोर्ड एग्जाम में आता है, तो वहां वैल्यू ब्रैकेट के क्वेश्चन के नीचे लिखा रहता है, लॉग या एंटी लॉग की वैल्यू जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको दे देगा। तो एंटी लॉग 15.6, तो मैं आपको कुछ हिंट कर दूं, डेसिमल से जो पहले नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है पावर में आ जाता है, अब बाकी जो बच गया उसका एंटी लॉग देखेंगे, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगा 0.6 का जब हम एंटी लॉग देखते हैं तो वैल्यू आता है 3.92 इंटू 10 पावर कितना होगा 15। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इसका मतलब क्या है, देखो बहुत ज्यादा है, के की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब जिंक आयन की कंसंट्रेशन क्या है काफी ज्यादा है, और कॉपर आयन लगभग क्या है नेग्लिजिबल है, तभी तो होगा। अरे पी अपॉन आर को कहते हैं के, याद रखो पी अपॉन आर को क्या कहते हैं के। अब ये वैल्यू बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट क्या होगा बहुत ज्यादा है, यानी जिंक आयन कंसंट्रेशन क्या होगी मैक्सिमम, और जो कॉपर आयन है यहाँ सिल्वर आयन है, सॉरी कॉपर आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी मैक्सिमम, और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन क्या होगा एकदम मिनिमम होगा, ताकि इसकी वैल्यू देखो कितना है 10 पावर 15, ओके मैक्सिमम वैल्यू है। अगला एक दो और प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब मैं डायरेक्ट ये एक एक प्रॉब्लम दोनों में बता दिया, अब मैं एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं, कई बार पूछे जा चुके हैं नीट में, नीट वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और बोर्ड एग्जाम में भी आ गया है, ठीक है 12th बोर्ड के एग्जाम में भी ये प्रॉब्लम कई बार आ चुके हैं। सिंपल है प्रॉब्लम है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नंबर 3, आज का तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, कैलकुलेट
the electrode potential, calculate the electrode potential, ठीक है, of hydrogen electrode की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट करें। इलेक्ट्रोड in contact with ठीक है, in contact with a solution having pH, उस सॉल्यूशन का pH कितना है 10, having pH इक्वल टू 10। बस सिंपल सा प्रॉब्लम। देखो आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करनी है। ऐसे आपको पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 0, SRP वैल्यू 0। लेकिन इस इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी है कब, यदि वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे एसिड सॉल्यूशन के साथ रिवर्सिबल है जिस सॉल्यूशन में pH वैल्यू कितना है 10, pH 10। वेरी सिंपल है। देखो कैसे करेंगे, तो मैं दो तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख लेता हूं, दोनों में आप चले साथ। इलेक्ट्रोड रिएक्शन, आपको याद होगा कि पिछले दिन हमने बताया था कि रिएक्शन को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, मतलब उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को कितने भी टाइम्स कर दो, नस्ट इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वही बात बताऊंगा। पहला H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट हो गया ½ में गैस में, ठीक है। मैं दोनों लेके चलता हूं, या और 2H+ आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा कौन सा चीज H2 गैस, बस हो गया। अब आप इन रिएक्शंस के लिए नस्ट इक्वेशन यूज करो अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन। पहले मैं इसको कर रहा हूं, बाद में इसको करता हूं। अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, E इलेक्ट्रोड मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इक्वल टू E0 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE हो जाएगा, माइनस 0.059 अपॉन n। n कितना है वो देखो, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो 1 लॉग H2 गैस का प्रेशर जब भी लेके चलते 1 बार, तो ये तो ऊपर रहेगा 1 ही रहेगा। 1 का पावर हाफ भी करोगे तो 1 ही आएगा। चलो कुछ भी करें, 1 का स्क्वायर रूट करो, क्यूब करो, 1 ही आएगा। 2 बार टाइम्स करो, डिवाइडेड बाय H+ आयन की कंसंट्रेशन। देखो H+ आयन की कंसंट्रेशन, इसको हम लोग लिखेंगे, ये कितना है 0, SRP ऑफ क्या कहते हैं ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 हो जाता है, माइनस 0.059। ओके, ये 1 हो गया, ऊपर ले चले जाएंगे इसको, ध्यान से देखना। ये यदि आप इसको ऊपर ले जाओगे तो log H+ आयन हो जाएगा। log H+ आयन की कंसंट्रेशन पावर कितना होगा -1 होगा। इसको आप लिखेंगे -0.059, इसको लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय -1 log H। सीधा मैंने इसको, चलो ठीक है एक बार और लिख देता हूं, log H+ आयन पता होगा log m पावर n, n log m, तो यहाँ पावर है 1 तो -1 इंटू log H+ आयन। इसको आप लिखेंगे 0.059 और ये क्या होगा माइनस, इंटू कर लेते हैं, इंटू माइनस log H+ आयन। अब माइनस log H+ आयन को क्या कहते हैं pH, जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए बता रहा हूं। pH इक्वल टू लिखते हैं आप -log H+ आयन, 11th में पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। अब -log H+ आयन यानी कि pH, इसको आप क्या लिखोगे, ये माइनस में याद रखना 0.0591 इंटू इसको क्या लिखेंगे pH। अब pH की वैल्यू कितना है 0. माइनस में रहने दो भाई, 59 इंटू 10, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी -0.59, ये हो जाएगा वोल्ट। देखो हमने जब ये इक्वेशन लिया था तब, यदि ऐसा लेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ चलो E इलेक्ट्रोड निकालेंगे। E इलेक्ट्रोड, ये मैं इसलिए कंपेयर करता हूँ, कई बच्चे सोचते हैं कि सर 2 कर दिया तो क्या अलग आंसर आ जाएगा, नहीं।
आपने सब में 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2H प्लस आयन 2E, हाफ में 2 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा 1H हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड इक्वल टू E इलेक्ट्रोड माइनस 0.059, और यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 2 मोल्स, तो डिवाइडेड बाय 2 लॉग H2 गैस का प्रेशर 1 ही आएगा, और डिवाइडेड बाय H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, पावर कितना लिखेंगे 2। अब आप इसको सॉल्व करो, इक्वल टू लिखेंगे, ये तो 0 हो गया, माइनस 0.059 अपॉन 2, इसको जब लिखोगे तो लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन पावर -2 लिखेंगे, हो जाएगा। इसको लिखोगे माइनस 0.059 अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा इंटू -2 या इंटू 2 इंटू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, देखो लिख सकते हैं इसे, यस। अब ये 2 और 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना लिखेगा माइनस 0.059 इंटू माइनस लॉग H प्लस आयन को क्या कहेंगे pH, तो फिर वही आंसर आ जाएगा 0.059 इंटू 10, यानी आंसर आ जाएगा -0.59 वोल्ट। देखो इस मेथड से आया तब भी वही आया, इससे आया था, मतलब इलेक्ट्रोड रिएक्शन में हम किसी नंबर से सारे स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शंस मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, कुछ भी कर दें, हमेशा उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या सेल पोटेंशियल वो हमेशा क्या होता है सेम रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बस आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ। ओके, टिल देन बाय बाय। और मैं डेली कहता हूँ, यदि आपको हमारी पढ़ाई से थोड़ी भी कुछ बेनिफिट लग रहा है कि ना, हाँ कुछ फ़ायदा है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, लाइक करो, हाइप करो एंड एवरीथिंग। ओके बाय।